नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुद्दों को भले ना जगह मिल रही हो, मगर हार जीत के हिसाब से ही सही नगर पालिका चुनावों को मीडिया में काफ़ी जगह मिलने लगी है। बीजेपी ने पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका और निगमों के चुनावों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है। इन चुनावों की राजनीतिक खोज या कहिए कि फिर से खोज का काम बीजेपी ने ही किया। पूरी ताकत झोंक देती है पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सांसद, मंत्री तक इन चुनावों में प्रचार करते हैं। इसके जरिए बीजेपी बड़ी संख्या में अपने नए कार्यकर्ताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बनाए रखती है। कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि अभी पार्षद बन जाओ, कल विधायक और सांसद भी बनेंगे। इस तरह से कार्यकर्ताओं की फौज को खपाने का या उन्हें सक्रिय रखने का बीजेपी ने एक बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला है। इस रणनीति ने बीजेपी को अर्धसैनिक बल की तरह बना दिया है, जिसका ट्रक किसी नए लोकेशन पर जाने के लिए तैयार दिखता है। एमसीडी चुनाव के कवरेज का जो स्वरूप आपने मीडिया में देखा, वो बीजेपी के कारण ही है। चंद हिंदी और अंग्रेजी अखबार ही नगर पालिका की नियमित खबरें करते हैं। चैनलों में तो ना के बराबर ही एमसीडी को जानने वाले रिपोर्टर होंगे। इसके बाद भी पहली बार न्यूज चैनलों ने एमसीडी के चुनाव और नतीजों को लोकसभा की तरह कवर किया। आप याद कीजिए, कब 800 करोड़ से भी कम बजट वाले तीनों एमसीडी के चुनाव को चैनलों पर इतनी जगह मिली है। एमसीडी के इस चुनाव से पहले मीडिया में बृहन्मुंबई नगर पालिका बीएमसी के चुनाव को महत्व दिया जाता था, क्योंकि उसका बजट 30-40 हजार करोड़ का है और शिवसेना के नियंत्रण के कारण भी राजनीतिक अहमियत रहती है। बीएमसी पर नियंत्रण के जरिए शिवसेना हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अपना महत्व बनाए रखती है। अभी भी कई दल निकाय चुनाव को महत्व ही नहीं देते हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया, जो कि होना भी चाहिए था। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी 2007-12 के बाद लगातार तीसरी बार जीती है। कांग्रेस 12 की तुलना में आधी से भी कम हो गई। 30 वार्ड में ही जीत मिली। पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को 0 सीट थी, 48 वार्ड में जीत मिली है। बीजेपी को 181 वार्ड में जीत मिली है। उत्तरी एमसीडी के 104 में से 64 वार्ड में बीजेपी विजयी रही। दक्षिणी एमसीडी के 104 में से 70 पर विजयी रही बीजेपी और पूर्वी एमसीडी के 64 वार्ड में से 48 वार्ड में बीजेपी जीती। तीनों निगमों में बीजेपी को बहुमत हासिल है। आज कई चैनलों पर एमसीडी के नतीजों के विश्लेषण के दौरान एंकर, रिपोर्टर और जानकार के सवालों में 2 सवाल मुख्य रूप से थे। आप चाहे तो यूट्यूब पर जाकर फिर से उन्हें देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा। ये कि बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार और गंदगी रही, फिर भी प्रचंड तरीके से जीती। बीजेपी ने नाराजगी से बचने के लिए अपने सभी पार्षदों को टिकट काट दिए। प्रवक्ताओं के जवाब भी आप सुनिए। शायद ही किसी ने कहा हो तो अलग बात है, पर मगर शायद ही किसी ने मुख्य रूप से कहा होगा कि हमारे 10 साल के काम पर वोट मिला है। सबने मुख्य रूप से यही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और उनके चेहरे पर वोट मिला। एंकरों और जानकारों ने बार बार कहा कि बीजेपी ने 150 से अधिक पार्षदों के टिकट काट दिए। क्यों काटे अगर काम किया था? उम्मीद करता हूं चुनाव के दौरान भी भ्रष्टाचार और गंदगी के सवालों को जगह मिली होगी। जब खुद ही चुनाव पर प्राइम टाइम नहीं किया तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं। 153 पार्षदों के टिकट काटने की रणनीति का एक दूसरा पहलू भी आप देख सकते हैं, जिसकी चर्चा नहीं हुई या कम हुई होगी। ऐसी कौन सी पार्टी है जो 153 पार्षदों के टिकट काट दे और बगावत ना हो? टिकट कटने वाले चंद पार्षदों ने ही बगावत की, बाकी सब शांत रहे। इसके बाद भी पार्टी ने 21 नेताओं को बगावत के जुर्म में निकाला। इस लिहाज से देखिए तो आज के समय में ऐसा करने की हिम्मत किसी भी दल में नहीं है। अगर कोई दल टिकट काट भी दे तो उसी क्षण 100-150 लोग दूसरे दल की सदस्यता लेते नजर आएंगे। मगर बीजेपी के 100 से अधिक पार्षद टिकट कटने के बाद भी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करते रहे। इससे अंदाजा मिलता है कि एक संगठन के रूप में बीजेपी कितनी सक्रिय है और उसका कितना नियंत्रण है। लेकिन चुनाव दर चुनाव जीतने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां हैं? जब इतनी बड़ी जीत मिल रही थी, अमित शाह उस बंगाल में लौट गए हैं जहां पिछले साल हुए चुनाव में उनकी पार्टी को जीत नहीं मिली। 2016 शुरू होते ही नेताजी की तमाम फाइलें सार्वजनिक होने लगी थी। टीवी एंकरों ने नेताजी पर खूब बहस की, लेकिन बीजेपी को सीट मिली 3। इतनी बड़ी हार के 1 साल के भीतर अमित शाह बंगाल लौटे हैं। नक्सलबारी में पार्टी कार्यकर्ता के घर भोजन कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह के पास जीत का जश्न मनाने और दिल्ली में रहने के कई कारण होंगे, मगर वे वहां पर पदयात्रा कर रहे हैं। अगले साल बंगाल के स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। 11 मार्च को यूपी विधानसभा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिलती है, लेकिन 10 दिन के बाद मीडिया में एक खबर मैंने देखी कि अमित शाह 21 मार्च को तमिलनाडु के कोयम्बटूर चले गए आरएसएस की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए। 2016 में तमिलनाडु विधानसभा में बीजेपी को 0 सीट मिली थी। मत प्रतिशत था 2.8%। इसके बाद भी अमित शाह और उनकी बीजेपी वहां भिड़ने चली गई है। क्या वर्तमान समय में किसी भी दल के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं
जो बड़ी जीत के बाद वहां चला जाता हो जहां उसे बड़ी हार मिली होती है। अमित शाह की जगह अगर कोई दूसरा अध्यक्ष होता तो कई महीने तक दिल्ली में बाहर ही नहीं निकलता। यह सही है कि आज की मीडिया में बीजेपी का ही पक्ष ज्यादा रहता है, उसी के रंग में सवाल होते हैं और विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन हार का कारण विपक्ष का आलस्य भी है। चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है, लड़ने पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, इन सब बातों से अच्छी बात यह है कि भारत की जनता को कोई तकलीफ नहीं है। अब बात आम आदमी पार्टी की। आज जब विरोधी और आलोचक सिर्फ इतनी उम्मीद कर रहे थे कि अपनी हार स्वीकार कर ले, मगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी पर अपना विश्वास बनाए रखा। सर्वे से लेकर तमाम पत्रकारों ने कहा था कि आम आदमी पार्टी हार जाएगी एमसीडी में। पंजाब हारने पर आम आदमी पार्टी ने यही तो कहा था कि पत्रकार भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और अपने क्षेत्र में हार की जिम्मेदारी ले ली। अलका का कहना है कि हार के और भी कारण थे जो जमीन पर दिख रहे थे। संयोजक दिलीप पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया है। उसी तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने हार के बाद इस्तीफा दे दिया। प्रभारी पीसी चाको ने भी इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा देने वाले किसी का नाम छूट गया हो तो मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि जिन पर इन इस्तीफों को स्वीकार करने की जिम्मेदारी है उनसे भी तो इस्तीफा मांगा जा रहा है। मेरी राय में हर पार्टी में एक इस्तीफा सचिव होना चाहिए जिसके पास अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक का इस्तीफा स्वीकार करने का स्वतंत्र पावर हो। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के अलावा एक और पार्टी पहली बार हिस्सा ले रही थी जो उसी से निकली हुई है, स्वराज इंडिया। 11 महिलाओं को टिकट दिया, पर्यावरण को मुद्दा बनाया। दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया कि उसे अच्छाई नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे मुद्दे नहीं चाहिए। सुबह से जानकार अरविंद केजरीवाल के अहंकार पर पीएचडी कर रहे थे। अगर उन्हें विनम्रता की इतनी ही तलब थी तो योगेंद्र यादव का ट्वीट देख लेते और दिल्ली वालों से पूछ सकते थे कि योगेंद्र जी की विनम्रता में ऐसी क्या कमी थी जो एक भी सीट नहीं मिली। सुबह सुबह उनका ट्वीट था कि एमसीडी की गिनती शुरू हो रही है, मैं शून्य अपेक्षाओं के साथ, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू कर रहा हूं। इसके अलावा जो भी आएगा वो बोनस होगा। राजनीति में ऐसी भाषा अब कहां बची है, लेकिन ऐसी भाषा से भी वोट नहीं मिला। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि भारत की राजनीति में शराफत नहीं बची है। नतीजे आने के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने एक और ट्वीट किया शाम को। उम्मीद के अनुसार स्वराज इंडिया को कोई सीट नहीं मिली। अभी तक वोट शेयर के नंबर नहीं आए हैं पर उम्मीद से कम लग रहा है। हमें भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। इसके बाद भी योगेंद्र यादव ने अपना प्रेस रिलीज भेजा है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और राजनीतिक दल की भूमिका निभाते रहेंगे। अंत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट में भी विनम्रता की झलक मिली। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं बीजेपी को तीनों एमसीडी में विजय पर बधाई देता हूं। मेरी सरकार दिल्ली की बेहतरी के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद लगाए बैठी है। उम्मीदों, ये कहा उन्होंने। मुद्दों पर चुनाव हुआ या नहीं, अब इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। यह जीत उन 46% लोगों की भी है जिन्होंने वोट नहीं डाले। वैसे 46% ने वोट क्यों नहीं डाले, यह सवाल पूछा जा सकता है। वैसे उनको भी बीजेपी में शामिल कर देना चाहिए। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, दिल्ली कांग्रेस की प्रवक्ता, आशुतोष हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और विजेंद्र गुप्ता जी हैं, आप नोएडा से हैं। तो आप जीते हैं तो आपसे ही पहला सवाल बधाई के साथ। विजेंद्र जी, मैं सुबह से देख रहा था और आपने कई चैनलों में इस सवाल का सामना भी किया कि आपकी पार्टी एमसीडी में काम के बदौलत कम जीती है, नाम और चेहरे के बदौलत जीती है। मैं रवि शेख तो चाहूंगा, आपने मुझे नोएडा से शायद इंट्रोड्यूस किया है। मैं नोएडा से नहीं हूं। अच्छा, मैं दिल्ली से हूं। नहीं, आप नोएडा में हैं इस वक्त। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं नोएडा में हूँ इस समय। हाँ, आपके शो के लिए मैं यहाँ रुक गया था। हाँ जी, अब सवाल की। जी सवाल मेरा यही था। दोबारा तो थोड़ा सवाल दोहरा देंगे। हाँ, सवाल यही था कि सुबह से आप इस सवाल का सामना कर रहे हैं और सारे लोग यही अब बार बार कह रहे हैं और लिखे जा रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब था, भ्रष्टाचार था और चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। इसके बाद भी बीजेपी को जीत मिली है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण जीत मिली है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे आरोपों के बाद भी सिर्फ मोदी जी के कारण आपको जीत मिल सकती है? देखिए, मैं रवि जी 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं जो आपने अपने वक्तव्य में भी कही। पहला तो यह है कि 181 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रकट हुआ है, क्योंकि बाकी पार्टियां जो हैं वो जमानत जब्त पार्टी के रूप में इस चुनाव में देखी जा सकती हैं।
आपने कहा कि ये जो चुनाव है ये बहुत महत्व का चुनाव बन गया, पूरा देश इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव। ये मीडिया इसको क्यों दिखा रहा है ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि 2 साल पहले दिल्ली में एक नई पार्टी आई थी जिसने 67 सीटें जीतकर चुनाव जीता था, और पूरे देश की नजर इन नगर निगम के चुनावों में थी, क्योंकि इन 2 साल के बाद उस पार्टी के बारे में लोग क्या सोचते हैं जिस पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती। इसलिए ये चुनाव महत्व का बन गया, और इसलिए ये चुनाव बड़े महत्व का है कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर लोगों में भारी निराशा हुई है, उनके क्रियाकलापों को लेकर के भारी निराशा हुई है, उनके काम करने के तरीके को लेकर भारी निराशा हुई है। लोगों में का विश्वास इस पार्टी ने खोया है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी के गर्त में जाने का इस चुनावों में जो रेफरेंडम मैं कहूंगा इस पार्टी के खिलाफ, ये चुनाव रेफरेंडम के रूप में देखे जाने चाहिए। दूसरा, कांग्रेस बिखर रही है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद दिल्ली के इन चुनावों से कांग्रेस उठ करके वापस आएगी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही अंतर्द्वंद है। नेतृत्व के प्रति लोगों की जो सद्भावना है वो समाप्त हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग कांग्रेस छोड़कर बाहर आ रहे हैं। तो कांग्रेस एक बिखरी हुई पार्टी के रूप में लोगों के सामने। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एबल लीडरशिप है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने भी 3 साल सरकार चलाने के बाद लोगों के बीच ये में नहीं बताया, वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने अपनी जीत का कारण कांग्रेस को चाहे बताया, वो आम आदमी पार्टी को बताया और मोदी जी को बताया। मैं यही कह रहा हूं, दूसरों के जो सवाल पूछे जा रहे थे कि एमसीडी में आपका काम नहीं रहा, भ्रष्टाचार रहा, गंदगी रही, इसके बाद भी आप जीते। मैं इस पे पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जनता के मैंडेट की इंसल्ट करना होगा ये कह करके। जब इतने प्रचंड बहुमत से किसी पार्टी को जनता जिता रही है तो आपको लोकतंत्र में जनता की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसको नकार देंगे तो ये अलोकतांत्रिक आप बताइए ना, तो यही तो मैंने कहा, मैं नहीं नकार रहा हूं, आप उसको पीछे कर रहे हैं। देखा है। हाँ, मैं पीछे नहीं कर रहा। एक कारण बहुत बड़ा है, मैंने 2 कारण बताए। दोनों पार्टियों का विघटन एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, मोदी जी के प्रति लोगों की जो आस्था है, जो मोदी जी के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो लोगों की सद्भावना है, वो एक बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास प्रकट करने का। अब आइए उस मुद्दे पर जो आप बात करना चाह रहे थे। मुद्दा यह है कि दिल्ली की नगर निगमों को लगातार दबाया गया है। लोगों ने बड़े नजदीक से देखा है। एक यूनिफाइड बॉडी को ट्राइफरकेट किया गया, 3 हिस्सों में बांटा गया। ये बात पहले दिन से उठ रही है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी एक सवाल है। जितने इन नगर निगमों के खर्चे हैं, आज पूर्वी नगर निगम जो है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उसके जो खर्चे हैं उसकी आमदनी उससे कहीं कम है। तो प्रश्न ये है कि क्या लोगों पर टैक्स बढ़ाया जाए, कितना टैक्स बढ़ाया जाए, कितने गुना किया जाए। तो प्रश्न आता है कि जो वित्त आयोग बनाया गया है, भारत के संविधान में जो व्यवस्था की गई है, 4थे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ रूप से कहा था कि ये ट्राइफरकेटेड बॉडी तभी चल पाएंगी जब इनको वित्तीय रूप से दिल्ली की सरकार से। तो क्या आप जीतने के बाद एमसीडी का जो विभाजन है उसे आप वापस कराने की लड़ाई लड़ेंगे क्या? देखिए, आपने दिल्ली का मुद्दा छोड़ दिया, क्या अब आप ये कह रहे हैं कि वापस एमसीडी को पुरानी स्थिति में लाया जाए, ये मांग रहेगी आपकी? मैं एक एक करके, मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, आपने 4थे वित्त आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? ठीक है, पूछ ले। आपने दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक क्यों करवाई? उनकी सैलरी क्यों नहीं दी? ठीक है। जब आपको उल्टा पड़ गया, सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, लोगों के बीच में आप एक्सपोज हो गए, तब आपने सैलरी। ठीक है, आशुतोष जी बताएंगे जो विजेंद्र जी से सवाल पूछ रहे हैं। नगर निगमों को काम करने के लिए जी नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे भी जरा एक आध सवाल मैं भी पूछ लेता हूं कि 2012 से लेकर अब तक क्या एक भी जगह। सर जी सुन लो, ईवीएम की बात करेंगे। अरे सर जी आप बात तो सुन लो। विजेंद्र गुप्ता जी, या तो आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं, आप प्लीज आप उनसे सवाल कर लीजिए ना। ठीक है, वो बोल दिया, ठीक है। हाँ, 2000 ये लगा, आप तो ईवीएम से शुरू जी, आप पे जानकर बड़ी हैरानी होगी।
आपको इस बात को जान के बड़ी हैरानी होगी कि 2012 के बाद से एक भी ऑडिटेड रिकॉर्ड तीनों एमसीडी में किसी रेवेन्यू स्ट्रीम का नहीं है। इनसे पूछिए क्यों। हाउस टैक्स में जो वसूल, ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियली अनवायबल है। हाउस टैक्स की जो वसूली है, हाउस टैक्स की जो वसूली है वो सिर्फ 25% है, सिर्फ 25% की वसूली है। रमेश जी, मुझे लगता है कि आप विजेंद्र गुप्ता जी की बोले वही बोलते, मैं चुप रहता हूं थोड़ी देर तक। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए ना। आपने तो कहा था कि सबके टैक्स माफ कर देंगे, तब भी आप नहीं जीत पाए। हाँ रवि जी, इनको ये नहीं मालूम वहां पर विजेंद्र जी प्लीज आप चुप रहिए। विजेंद्र जी एक सेकंड उनको बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगा। मैं बैठा रहता हूं चुपचाप सर, इसीलिए ये डिबेट वाला प्रोग्राम कम करने लगा हूं मैं। अब इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। प्लीज छोड़ दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। जैसे वो आप बोल रहे थे वो चुप थे, तो उनको भी बोलने दीजिए। आप थोड़ा चुप रहिए। हाँ आशुतोष। हाँ ठीक ठीक। मैं जानता हूं विजेंद्र गुप्ता जी बिना बोले रहेंगे नहीं। अब मैंने ये कहा, ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियली अनवायबल है। फाइनेंशियली अनवायबल इसलिए क्योंकि जो पार्किंग माफिया काम करता है उसका पैसा बीजेपी के पास जाता है। दिल्ली के अंदर जो हाउस टैक्स का माफिया है उसका पैसा बीजेपी के पास जाता है। दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगते हैं जिसपे विज्ञापन चलता है उसके माफिया का पैसा बीजेपी के पास जाता है। जब आप हाउस टैक्स वसूलेंगे ही नहीं, जब आपका रानी झांसी का जो फ्लाईओवर है जिसका ओरिजिनल बजट 177 करोड़ था पिछले 10 सालों में, आज वो 786 करोड़ हो गया है, और वो फ्लाईओवर कहां है ये पूरा देश पूछ रहा है, पूरी दिल्ली की सरकार पूछ रही है, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। 1942 करोड़ का घोटाला पेंशन का है जो बीजेपी की एमसीडी ने किया है। 10 करोड़ की एक वेबसाइट बीजेपी बनाती है इस देश के अंदर, ये अकेली सरकार है। 20,000 घोस्ट एम्प्लॉइज हैं ये बीजेपी। आप ही मुझे बताइए ना कि इसके बाद भी आप क्यों नहीं जीते। आशुतोष, मुझे आप बताइए ना कि इतने सारे आरोप जो आप लगा रहे हैं वो तो आप पब्लिक के बीच में लगाए ही होंगे अपनी चुनावी सभाओं में, फिर लोगों ने आपके इन आरोपों पर भरोसा क्यों नहीं किया। अब मैं इसका आपको जवाब देता हूं कि जिस एमसीडी का पिछले 10 साल की एक उपलब्धि विजेंद्र गुप्ता जी नहीं बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 सालों के अंदर, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे सरकारी स्कूलों का मसला हो, चाहे वैट माफी का मसला हो, चाहे कुछ भी हो, जीरो टैक्स बजट 2 साल में दिया, एक भी टैक्स नहीं लगाया। आप क्यों नहीं जीते? उसके बाद अब हमको खबर यही बता रहा हूं मैं अब, उसके बाद खबर यह मिलती है कि बीजेपी के 181 सीटें मिल गई। तो कहीं ना कहीं आज ये सवाल उठाना पड़ेगा जो लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में उठाया था, जो बीजेपी के टॉलेस्ट लीडर है, जिनके सामने कभी विजेंद्र गुप्ता जी जाके सलाम किया करते थे। इनके जीवीएल नरसिम्हा राव बाकायदा रिसर्च करके लिख कर आए थे। अब तो बीजेपी ने छोड़ दिया है उस मुद्दे को। डेमोक्रेसी है कि कभी उनको लगता था, पर आज बीजेपी सुधर गई है इस मसले पे कि वो अब नहीं उठाती है। तो कहीं आप बीजेपी की तरह 10 साल लगाना चाहते हैं कि 10 साल बाद ईवीएम का मुद्दा आपको छोड़ना पड़ जाए, जिस तरह से बीजेपी ने आज छोड़ा है। नहीं, बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है उस रास्ते पे वो ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं, क्योंकि सिर्फ मोदी जी की पार्टी होगी, बीजेपी कहीं होएगी नहीं। मैं उसकी चर्चा में कभी किसी दिन अलग से करूंगा। उसके बाद 11 रिमाइंडर इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो ठीक है, 3000 करोड़ रुपए आप फौरन सैंक्शन कर दीजिए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान पाएंगे, वीवीपैट नहीं लग पाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम ने हरा दिया, पर एक बात का जवाब दीजिए कि सारे सर्वे, पत्रकार, ये सब भी तो कह रहे थे ना, हम लोग भी जिससे बात कर रहे थे उससे यही लग रहा था कि आप इस बार दिल्ली में नहीं जीतने वाले। तो ये भी तो लोग जिससे बात कर रहे थे, छोड़िए मशीन को, तो आप क्यों आज आपकी जनता ये उम्मीद कर रही थी कि हार हुई है, तो आप उस हार को, उस दायरे में जिस तरह से हार को स्वीकार किया जाता है उतना भी आप नहीं कर रहे हैं। आप ईवीएम पे लगातार अटैक किए जा रहे हैं, जो कि अभी साबित नहीं हुआ है, जिसे साबित होना है। नहीं तो क्या आप ये बताइए, क्या कलमाडी के ऊपर आरोप साबित हो गया? क्या राजा के ऊपर आरोप साबित हो गया? क्या शशि थरूर के ऊपर आरोप साबित हो गया? क्या ललित मोदी के खिलाफ आरोप साबित हो गया? क्या सुषमा स्वराज के खिलाफ आरोप साबित हो गया? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ आरोप साबित हो गया? आप क्यों उनको भ्रष्ट बोलते हैं? आप क्यों उनको भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगाते हैं? अगर आपको कंक्लूसिव एविडेंस ही चाहिए तो फिर पत्रकारिता कैसे होगी इस देश के अंदर? मैं कह रहा हूं, बिना एविडेंस के पत्रकारिता कैसे करेंगे? आप ये भी बताइए ना। लूजर नहीं है। बिना एविडेंस का पत्रकारिता कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए। देखिए, आपका टैक्स का सारी कमियां आपने बता दी, ईवीएम का मुद्दा आप उठाते रहे। आपको नहीं लगता कि आपके नेतृत्व में कोई समस्या है? आपके पार्टी के
सहयोगी आरोप लगा रहे हैं, आपके जो पुराने साथी जो निकल गए हैं वो फिर से आ गए हैं आप लोगों पर नेतृत्व पर हमला करने के लिए, तो वहां कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चुनाव हार रहे हैं और आपके पार्टी की नीति, रणनीति और नेता में कोई गड़बड़ी नहीं होगी? क्या आप लोग उससे मुक्त हैं? नहीं रवीश जी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि ऐसी आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं है जो ये कहे कि उसके अंदर कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कमजोरी नहीं। यस, हमारे अंदर भी कमजोरियां हैं, हमारे अंदर भी गलतियां हैं, हम भी गलतियां करते हैं, हमारे अंदर भी खामियां हैं। हम उन गलतियों को समय रहते रहते हम उसको स्वीकार भी करते हैं और पब्लिक के सामने जाके अपनी गलती मानते भी। अकेली पार्टी है। दूसरी बात, अगर कहीं कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, पार्टी 100% कोर्स करेक्शन करेगी। आत्ममंथन पार्टी को करना है, आत्ममंथन पार्टी करेगी। हार की समीक्षा, जीत की समीक्षा पार्टी लगातार करती रहती, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं इस देश के अंदर कि अगर ईवीएम के मसले पे संदेह है तो ये लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक मोटा-मोटी शर्मिष्ठा जी के पास अब मैं जाना चाहता हूं। आशुतोष ईवीएम पे हैं, विजेंद्र जी मोदी जी पर हैं, उनके ये ईवीएम से हार रहे हैं, वो मोदी जी के कारण जीत रहे हैं, ठीक। आपका क्या प्रॉब्लम है कि आप दिल्ली जैसी जगह में भी आप लोग वापसी नहीं कर पाए? देखिए, आप 2015 से तुलना कीजिए। क्या आपके कार्यकर्ता भी भाग गए हैं कांग्रेस छोड़ के? ये आप बहुत ही एक गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि दो सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस को बिल्कुल कांग्रेस का पीछे छोड़ा घूप कर इलेक्शन की 3 दिन पहले चले गए, जिनको कांग्रेस से सब कुछ मिला, तो लगता है कि उनकी राजनीति में आइडियोलॉजी नाम की, विचारधारा नाम की कोई चीजों की महत्व नहीं है। ये क्यों नहीं लगता है कि आपकी पार्टी में कोई विचारधारा नहीं बचा होगा इसलिए वो विचारधारा की तरफ चले गए? ये आपका देखने का नजरिया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बात है। अभी भी दिल्ली का बात छोड़िए, देश की किसी भी गांव में आप जाइए, एक मिनिमम एक फैमिली आपको कांग्रेस को मिलेगी। एक ही फैमिली कांग्रेस की रह गई है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वही मिनिमम रवीश जी, अगर आप हर बात को ट्विस्ट करना चाहते हैं तो आप ट्विस्ट कीजिए। तो मैंने बोला कि मिनिमम एक मतलब कम से कम एक, अब उसको आप बोल रहे हैं कि एक ही फैमिली मिलेगी। तो अगर आप जानबूझ के अगर ट्विस्ट करना चाहते हैं इतनी लगातार के बाद दिल्ली एक सुरक्षित जगह है नई पार्टी के लिए भी और पुरानी पार्टी के वापसी के लिए। आप देखिए, पुरानी पार्टी की वापसी एक चीज होता है वोट शेयर। हमारा जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वो जो है, तो उसमें जो जिनको मेजॉरिटी मिलती है वो मतलब वो सिंपल मेजॉरिटी से जीत जाते हैं। लेकिन एक जो वोट शेयर होते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि पार्टी कितना अपना लॉस्ट ग्राउंड रिकवर कर रहे हैं। 2 साल पहले हमारा वोट शेयर थी असेंबली इलेक्शन में 9%, अभी है 21.5%, 9.5%, 21.5%। वोट शेयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिली हैं। इसमें लोग, हाँ बेशक आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन वोट शेयर के माध्यम से, पब्लिक परसेप्शन के माध्यम से अगर सचमुच किसी का बहुत जबरदस्त हार हुई है वो है आम आदमी पार्टी की। और उनका आपकी सफलता है वोट परसेंट का, आप 9 से 21 पर हैं। डेफिनेटली देखिए, हम एक बिल्कुल रॉक बॉटम पर पहुंच गए थे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी लीडर का पास मैजिक जादू छड़ी नहीं होता है। सही बताइए, क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता उस शिद्दत से, बड़े वाले नेता जो मंत्री रहे हैं बहुत दिनों तक, वो लोग प्रचार कर रहे थे एमसीडी के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के सांसद या विधायक करते हैं? देखिए, सारे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं सभी को डीपीसीसी की तरफ से लेटर गया, रिक्वेस्ट लेटर, लेकिन गए और नहीं। सुनिए, गए या नहीं गए वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे आप तो प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ सर, आप वो लोग जब बात कर रहे थे तो आप तो यू आर नॉट, वही मैं उनको भी अगर आप कंटिन्यूअसली इंटरप्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप बताइए ना, डीपीसी से चिट्ठी गया मैं तो बता ही रही हूँ, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे बताऊंगी। एमसीडी इलेक्शन में ये काउंसिलर्स के ऊपर होते हैं, वो किनको बुलाना चाहते हैं, किनको नहीं बुलाना चाहते हैं। आपको याद होगा लवली जी जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करे उसके पहले शाम वो कैंपेन कर रहे थे। संदीप दीक्षित जी ने कैंपेन किया, हारून यूसुफ जी ने कैंपेन किया। शीला जी के बारे में मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि उन्होंने कैंपेन किया या नहीं किया, बट अदरवाइज ऐसा कौन सी और लीडर है जिन्होंने कैंपेन नहीं किया? अशोक वालिया जी, डॉक्टर वालिया, वो बीमार हैं। दिग्विजय सिंह ने किया, सलमान खुर्शीद ने किया, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों और सलमान खुर्शीद ने किया, शशि थरूर ने किया, यही मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल, शशि थरूर जी ने किया, सलमान खुर्शीद जी ने किया, सचिन पायलट ने किया, दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया,
मतलब बहुत सारे लीडर्स आए कि, लेकिन राहुल गांधी जी ने नहीं किया, क्योंकि हम ये एमसीडी मुद्दा जो है, एमसीडी जो चुनाव है, वो बहुत ही जमीनी स्तर पे लड़ा जाता है। यही तो बात मैंने शुरुआत इसी से की ना, कि देखिए और आप ये एमसीडी जो बोल रही है ना, उसी को बीजेपी ने एमसीडी बना दिया है, एमपी के लेवल का। आप अभी भी उसको सोचने को, छोटा चुनाव है, वहां राहुल गांधी को, अमित शाह बंगाल क्या करने गए? वो आपको पता है लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके लिए गए ना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस वक्त उनका प्रोफाइल बहुत हाई है, कई जगह चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो किस चुनाव के लिए गए? विधानसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा आपके राज्य में। हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं ट्रेडिशनली बात कर रही हूं कि ट्रेडिशनली कभी भी एमसीडी चुनाव को प्राइम मिनिस्टर, देश की जो प्रधानमंत्री हैं, उनका इमेज पर लड़ा नहीं जाते हैं। और ये यही दर्शाते हैं कि बीजेपी का स्टेट लीडरशिप इज कंप्लीटली बैंकक्रप्ट। तो आप उसके बाद भी अगर उसको तो जीतने से मतलब है ना, तो आप इसका मतलब है कि आप मुद्दे नहीं उठा पाए, आप मुद्दे नहीं उठा पाए। हम हर मुद्दे को उठाए, हर पिछले 2 साल से इफेक्टिवली कांग्रेस असेंबली में नहीं रहते हुए भी पिछले 2 साल में दिल्ली में कांग्रेस एक इफेक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका बहुत ही सक्रिय और बहुत ही जोरदार तरीके से निभाए। और ये बात बीजेपी की लीडरशिप भी स्वीकार करते हैं। मुझे बहुत सीनियर बीजेपी लीडर्स पर्सनली बोले हैं कि दिल्ली में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है कि आप लोग पर्सनली कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। होना चाहिए, वो जनता को भी मालूम होना चाहिए। हम एक ब्रेक लेने दीजिए, एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे तो फिर बात करेंगे हम। विजेंद्र गुप्ता जी, अभी आशुतोष ने ब्रेक से पहले ईवीएम का सवाल उठाया था कि आप लोग भी कभी किसी वक्त ईवीएम पर सवाल उठाते थे। आप लोगों को किस तरह का जवाब मिला? कैसे संतुष्ट हुए कि आप लोगों ने अब ईवीएम पर सवाल उठाना बंद कर दिया है? किस किस से बात की आप लोगों ने? देखिए, मैं समझता हूं कि आशुतोष जी जो प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रश्न में वो खुद घिरे हुए हैं। क्योंकि 2 साल पहले जब ये जीते थे तब इन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब से इन्होंने हारना शुरू किया है, पंजाब में हारे, गोवा में हारे, दिल्ली में हारे, तो अब ये लगातार ईवीएम की बात कर रहे हैं। आप जो कुछ साल पहले आशुतोष ने कहा कि आप लोग भी पहले उठाते थे ईवीएम पे सवाल। मैंने कहा मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। तो आप फिर इस बहस में क्यों आ रहे हैं? विफलता है उसको ये छुपाना चाह रहे हैं, राइट। और ये इसको लंदन और अमेरिका की बात करके ये चुनाव से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, जबकि लोग ये सुनना चाहते हैं कि लोगों ने इनको क्यों हराया। दूसरा, आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने 153 पार्षदों की टिकट काट दी। मैं आपको याद दिला दूं, 2012 के चुनाव में भी 117 पार्षदों को टिकट नहीं मिला था जब मैं अध्यक्ष था। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सीटों का बड़ा भारी रीशफलिंग होता है। एक बात आप समझ लीजिए, यहां पर 50% रिजर्वेशन है, और जो सीट जनरल है वो जरूरी नहीं है अगली बार भी जनरल होगी। वो महिला भी हो सकती है, वो शेड्यूल कास्ट रिजर्व भी हो सकती है, वो शेड्यूल कास्ट महिला रिजर्व भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो आशुतोष ने आरोप लगाया कि घोस्ट कर्मचारी एमसीडी में सफाई कर्मचारी हैं हजारों की संख्या में, क्या ये सही है? बहुत अच्छा, बिल्कुल। मैं ये गुमराह कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि इनकी पूरी कैंपेन झूठ की बिसात पर है। देखिए, एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नहीं था जब तक ये घोस्ट एम्प्लॉय की बात सामान्यतः होती थी, लोग अटेंडेंस लगाकर चले जाते थे। लेकिन अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये हमारा रिफॉर्म प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया ने हमसे अडॉप्ट किया। दिल्ली नगर निगम से, विदेशों से लोग आते हैं कि 1.5 लाख एम्प्लॉय दिल्ली नगर निगम में रोजाना 3 बार, एक दिन में 3 बार बायोमेट्रिक से अटेंडेंस देते हैं। सुबह जब आते हैं तब उनको आई कांटेक्ट और थंब इंप्रेशन देना पड़ता है, लंच के बाद देना पड़ता है। उनका परफॉर्मेंस कितना सुधर गया है 3 बार अटेंडेंस लगाने से? बायोमेट्रिक पर अटेंडेंस देनी पड़ती है। विजेंद्र गुप्ता जी, उससे उनका परफॉर्मेंस सुधरा है? दिल्ली की सफाई, मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया के मामले में कुछ सुधार हुआ है? परफॉर्मेंस भी सुधरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परफॉर्मेंस भी सुधरा है और घोस्ट एम्प्लॉय की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। अच्छा, अब दिल्ली नगर निगम में एक भी घोस्ट एम्प्लॉय नहीं है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपके चैनल पर।
मैं चुनौती आशुतोष, देता ये हूं देखिए विजेंद्र जी आशुतोष क्या जी कह को रहे हैं, और उनकी आपने जो पार्टी एक के बड़ा सा मुद्दा अरविंद उठाया केजरीवाल कि जी इनके को, पास कि वो घोस्ट बताएं एम्प्लॉय हैं, फर्जी एक भी एम्प्लॉय घोस्ट हैं, वो तो एम्प्लॉय कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरा- बायोमेट्रिक सिस्टम लगा के उसका समाधान कर मैं दिया और है। बताता अब हूं, कोई इन्होंने भी जो वहां झूठ पर बोला है, फर्जी मैं आपको या इस बता तरह देता से हूं सारी दूसरे बात। नाम से वहां ये एम्प्लॉय नहीं चर्चा है। तो करना ही इसी नहीं तरह चाहते। से अभी विजेंद्र जी कह रहे हैं कि आप हो ही झूठ नहीं के सकता, मुद्दे ज्यादा खड़े possible कर ही देते नहीं हैं। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कह रहे हैं जी। पॉसिबल ही नहीं है वहां अच्छा, पे अब घोस्ट उनको एम्प्लॉय बोलने होना। दीजिए, इस पर जवाब जरा समय लेता हमने ई टेंडरिंग की, ठीक है, एक अब उनको बोलने दीजिए, एक हो मिनट, गया मैं- पॉइंट। इन्होंने हाँ आरोप जी। तो कई लगाया ना, मैं सब पर जवाब देना चाहता हूँ। जी आप बोलिए जरा सा, मैं- आशुतोष दीजिए जवाब की घोस्ट इन्होंने एम्प्लॉय एक तो एक अब है करके नहीं। मैं इनकी हर बात को यहाँ झूठ, इन्होंने कहा कि एमसीडी में ऑडिट नहीं होता। हाँ। इनकी जानकारी के लिए दिल्ली नगर निगम एक ऐसा म्युनिसिपल सिस्टम है जिसमें सीएजी के ऑडिटर बैठे हुए हैं परमानेंट, ठीक है और वो आशुतोष कमिश्नर के पैरेलल सिस्टम है। जी कमिश्नर दीजिए जवाब के जरा। अंदर नहीं इन्होंने आते वो। चैलेंज किया है कि एक भी घोस्ट एम्प्लॉय नहीं और है, थोड़ा समय तीसरा कम है, चीज- इसलिए आप जवाब हर दे दीजिए इस साल- पॉइंट का। अरे मैं- जी एक सेकंड। और तीसरा, हर साल देखिए लोकतंत्र हंसने में से जवाब बात तो नहीं तब बनेगी, दूंगा ना जब ये सवालों मुझे के बोलने जवाब देंगे। देने पड़ेंगे। लोग आपकी हंसी को वो दे रहे हैं समझते जवाब, एक जब सेकंड, आपके हाँ, पास वही तो जवाब इसीलिए नहीं होते। सवाल पर आ और रहा हूं। सुनिए आप, एमसीडी का सीएजी ऑडिट नहीं, होता मैं है, माफी हर चाहता हूं, साल रवीश। सीएजी ऑडिट होता है। ठीक है, आप जवाब दीजिए सीधा। क्यों आशुतोष लोगों उन पे को टिप्पणी गुमराह मत करते कीजिए, हैं? आप जवाब दीजिए। हाँ हाँ बताइए, अब आप हंसिए जी, और बताइए। एक सेकंड विजेंद्र जी। हाँ हाँ बताइए बताइए। देखिए अभी थोड़ी देर बाद अगर आप विजेंद्र जी से बात करेंगे तो विजेंद्र जी ये भी कह देंगे कि एमसीडी दुनिया की सबसे ईमानदार संस्था है, उसमें भ्रष्टाचार का एक भी क नहीं है, ख नहीं है, ग नहीं है। वे और अगर बात आप ज्यादा रवीश जी जोर मुझे देंगे पसंद तो नहीं यही है, कह वे देंगे बात एमसीडी ना नाम करें। की कोई संस्था है ही नहीं लॉजिक से दिल्ली के बात अंदर, ये भी कह देंगे जी, ये। अब झगड़ा नहीं कीजिए, जी, ये उस ठीक है, पार्टी हाँ। के सदस्य हैं जिस पार्टी ने लॉजिक की बात करें, ये उस पार्टी है, के हाँ। सदस्य हैं जिस मूल- पार्टी मूल ने व्यक्ति की तरह बात पूरे ना देश करें। को एक पार्टी देखिए के फिर ये बोल रहे, मैं तो बोलता मूल नहीं था। बात ना है करें, ना? लॉजिक से बताएं। आप घोस्ट लोग एम्प्लॉय बोलने में पर बताइए दिलचस्प आप। नहीं है। आप घोस्ट ब्रेक एम्प्लॉय से पर पहले बताइए आप। ये शिकायत कर रही थी कि मीडिया आपके साथ भेदभाव करता है। देखिए पॉलिटिक्स एक नहीं परसेप्शन नहीं रवीश, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये बता सकती हूँ रवीश, जैसे मैं अपनी पिछले बात 2 पूरी कर साल लूं। से हाँ दिल्ली कांग्रेस जिस तरह से ऑपोजिशन में नहीं रहते हुए भी हर इशू पर हमने खबरें तो चलती थी आपकी भी, मैंने भी देखी है। नहीं, खबरें बहुत कम चलती थी और खबरें चलती भी तो बहुत समटाइम्स बायस चलती थी कि जहां हमारा 10,000 लोग हैं कोई धरना प्रदर्शनी में, वहां बोलेगा कि 1,000 लोग हैं। सेकेंडली मैं मीडिया का बात कर रही हूं, मैं डिबेट्स में जाती हूं, हमेशा इट्स आप वर्सेस बीजेपी, आप और बीजेपी का तू मैं कि कांग्रेस तो कहीं रेस पे है ही नहीं। ये परसेप्शन क्रिएट करने के लिए मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन मीडिया का भी कुछ हद तक जिम्मेदारी है। अच्छा, क्योंकि हम अगर रेस में होते ही नहीं तो हमारा वोट शेयर कैसे इंक्रीज होता, सबसे ज्यादा वोट शेयर हमारा कैसे इंक्रीज होता। ठीक है, चलिए मैंने इसलिए आपका ये बात रख लिया। आशुतोष कह रहे थे 1 मिनट है, आशुतोष अगर आप विजेंद्र जी का जवाब दे दें तो खुशी खुशी लौट जाएंगे वो, आज उनकी जीत का दिन है। हाँ नहीं मैं उनको जीत के तौर पे उनको बधाई भी देता हूं, लेकिन मेरी चिंता क्या है कि अभी अगर इस डिबेट को हम ज्यादा लंबा करेंगे तो वो अचानक अपनी टेबल पे खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं उनके सामने बात करने से बड़ा डरता हूं, बड़ा अब संकोच करता हूं। ऐसे बोलिएगा तो फिर वो भी कुछ बोलने लगेंगे, तो फिर सवाल का जवाब नहीं मिला ना। जो उन्होंने चैलेंज किया था वो तो आपने जवाब नहीं दिया ना। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं, से मैं कह रहा हूं ना, हाँ। भाई अगर वो ये बताना चाहते हैं कि वहां घोस्ट एम्प्लॉइज 20,000 नहीं है, हाँ। अगर वो ये बताना चाहते हैं वहां 1942 करोड़ का घोटाला वहां नहीं है, अगर वो कहना चाहते हैं कि वहां एक वेबसाइट 10 करोड़ की नहीं बनती है, तो भाई विजेंद्र गुप्ता जी महान हरिश्चंद्र के बाद सबसे बड़े ठीक है, नेता वही आप पैदा लोग तो हुए वैसे हैं, ही और दावा उनकी करते हैं। बात पे चलिए आप बहुत यकीन बहुत कर लीजिए। शुक्रिया। आप आज उनकी विजेंद्र बात पे गुप्ता जी यकीन की कर जीत लीजिए। का दिन है। आपने अच्छी एक जानकारी दी कि आपके रहते हुए भी 117 लोगों के टिकट काटे गए थे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये उन्होंने बताया, या मैं भी नहीं जानता था इस बात को लेकर। बड़े दिनों के बाद बहस की आदत थोड़ी छूट गई।